हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और ध्यान से देखो, आज का जो लेक्चर अपना वो 11th क्लास के एक नए चैप्टर पे होने वाला है, जिसका नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। और बहुत सारे बच्चे हैं वो मेरे को कह भी रहे थे कि सर थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। तो बिल्कुल आज हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। और ध्यान से देखो, इस चैप्टर को हम जीरो से हीरो तक पढ़ने वाले हैं, मतलब बेसिक लेवल से नीड जेई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल एक जगह होकर के आप बैठ जाएं और इस लेक्चर को ध्यान से देखें। समझ गए बच्चों? चलो तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को, और वो थर्मोडायनेमिक्स पे है। देखो, सबसे पहली बात हम ये करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। नाम से पता चल रहा है, ऊष्मा गतिकी। यानी कि यहां हम ऊष्मा के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी। और भी कई सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे कि किन किन चीजों की स्टडी हम यहां करते हैं। तो पहली चीज तो कि इस चैप्टर में हम जो भी केमिकल चेंज हो रहे हैं या फिजिकल चेंज हो रहे हैं, फिजिकल चेंज का मतलब जैसे समझो कि आइस है, बर्फ है, सॉलिड फॉर्म है वाटर का। जब हम इसको क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, H2O, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो सॉलिड से कहा गया है लिक्विड में। तो ये फिजिकल चेंज हुआ है, यहां कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। वाटर पहले भी H2O था सॉलिड कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में भी क्या है, H2O है। यानी कि यहां कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, संगठन में कोई चेंज नहीं आया, यहां केवल अवस्था चेंज हुई है, सॉलिड से कहा गया है लिक्विड में गया। तो इस प्रोसेस के दौरान या इस चेंज के दौरान जो भी एनर्जी का क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ऐसे ही कोई केमिकल चेंज हो रहा हो, केमिकल चेंज का मतलब जहां कंपोजिशन ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए। एक सबस्टांस नए सबस्टांस में, एक पदार्थ कोई नया पदार्थ बना ले, तो उसके दौरान भी क्या होता है, एनर्जी जो चेंज हो रही है उसका हम स्टडी कहां करने वाले हैं, इस चैप्टर में करने वाले हैं। समझ में आ गई? जैसे कई सारे केमिकल चेंज होते हैं, जैसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, आपने देखा होगा CaCO3। जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो पानी गर्म होने लगता है, यानी कि वहां एनर्जी निकलने लगती है। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ और वहां से एनर्जी निकली है, यानी कि ऊष्मा निकली है, ऊर्जा का परिवर्तन हुआ है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, एनर्जी चेंजेस, ऊर्जा के जो परिवर्तन है, भौतिक अभिक्रिया या भौतिक चेंज या फिर रासायनिक चेंज जो हो रहे हैं, उनके दौरान ये हो रहा है, उसका स्टडी हम कहाँ करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में करते हैं। फिर इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो भी टेम्परेचर है, वर्क है या हीट है, इसके कारण जो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, एनर्जी में चेंज आ रहा है, उन सब का स्टडी भी हम कहाँ करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो पहली चीज तो इंट्रोडक्शन में यही हो गया कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो यहां हम किस किस का स्टडी करते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं स्टडी ऑफ चेंज इन एनर्जी, change in energy change in energy in physical and in physical या ड्यूरिंग कह सकते हैं, ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस या प्रोसेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया क्या, कि फिजिकल यानी कि भौतिक और केमिकल रासायनिक। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो थोड़े कमेंट करते रहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ा, तो देखो इतना तो मैं नहीं कर सकता, बट मैं कुछ टर्म्स हैं उनकी हिंदी बता सकता हूं। ठीक है, चलो तो यहां पर ध्यान से देखो कि भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके दौरान जो एनर्जी चेंज हो रहा है, ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एनर्जी चेंज का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, उसका जो स्टडी करते हैं वो हम कहां करते हैं,
ऊष्मागतिकी में। क्लियर। फिर दूसरा, स्टडी ऑफ हीट वर्क और स्टडी ऑफ हीट वर्क एंड टेम्परेचर study of heat work and temperature and its effect of या its effect on, यहां यू कह सकते हैं एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। तो यहां पर ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट क्या है कि पहली बात तो जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दौरान, उसका स्टडी करते हैं। दूसरा, हम स्टडी करते हैं किसका, हीट वर्क एंड टेम्परेचर का एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि हम ऊष्मा, कार्य, ताप और इनका स्टडी करते हैं और इनका जो इफेक्ट है किस पर, एनर्जी पर, एंट्रोपी पर, एंथैल्पी पर, वो भी हम कहां स्टडी करते हैं, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो ये तो छोटी मोटी बातें होंगी। क्लियर। फिर हम यहां पर बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसके, आईएमपी पॉइंट्स। तो आईएमपी पॉइंट्स में ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहली बात, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किस चीज की और जानकारी देता है आपको। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसी अभिक्रिया या किसी प्रोसेस के होने या ना होने की संभावना को बताता है कि कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन है, उसके एलोट्रोप कौन कौन है, ठीक है, अपरूप जैसे हम कहते हैं, वो है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। और भी हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय। जो हमने क्रिस्टलीय बताए वो कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अब यहां पर हम हीरे से ग्रेफाइट का बनना और ग्रेफाइट से हीरे का बनना, क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है कि ग्रेफाइट से हम क्या बना लें, डायमंड, हीरा बना लें, और हीरे डायमंड से हम क्या बना लें, ग्रेफाइट। तो इस प्रोसेस के होने या ना होने को कौन समझाएगा, थर्मोडायनेमिक्स, कि ग्रेफाइट से हीरा बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि ये संभावना को बताता है कि ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर हम ध्यान से देखो, इट predict the feasibility of reaction या process of reaction और process। तो ये क्या करता है, ध्यान से देखो, ये आपको प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट का मतलब है अनुमान लगाता है, जानकारी देगा। फिजिबिलिटी का मतलब है संभावना। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना, ठीक है, ऑफ द रिएक्शन या प्रोसेस, यानी कि रिएक्शन के होने की संभावना को प्रिडिक्ट करता है या उसके बारे में बताएगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो ये एक तो फिजिबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो ये फिजिबिलिटी मतलब संभावना को बताता है कि होगा कि नहीं होगा। अगली बात ध्यान से देखो, ये टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे मैं कहूं कि ग्रेफाइट से हीरा बनना पॉसिबल है, तो बिल्कुल हाँ, थर्मोडायनेमिक कहता है कि ग्रेफाइट से आप क्या बना सकते हो, डायमंड बना सकते हो। तो ये संभावना तो बता देगा, बट ये नहीं बताएगा कि टाइम कितना लगेगा इस प्रोसेस में। मान लो आपने इतना सुन के कि ग्रेफाइट से हीरा बनाना पॉसिबल है और आपने डायमंड बनाने की कोई फैक्ट्री लगा ली, तो आप
यूं मान के चलो आप इन्हीं आपकी कई पुश्तें गुजर जाएंगी पर हीरा डायमंड नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट से जो डायमंड बनता है उसमें कई लाखों साल लग जाते हैं। तो अब सोचो लाखों साल लगेंगे ग्रेफाइट से हीरा बनने में, तो कहां डायमंड बन पाएगा? कई पुश्तें गुजर जाएंगी पर डायमंड नहीं बन पाएगा। इसलिए ये केवल प्रिडिक्ट करता है किसको? फिजिबिलिटी को। टाइमिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, तो इट नॉट गिव्स द इंफॉर्मेशन of time taken to completion of reaction or process। तो अगली बात यह है कि ये है जो टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। प्रोसेस के पूर्ण होने में जो टाइम लग रहा है, कोई रिएक्शन के पूर्ण होने में जो टाइम लग रहा है, पूरी होने में जो टाइम लग रहा है, उसके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये जो इंफॉर्मेशन है टाइम की, वो हम पता करते हैं किससे? केमिकल काइनेटिक। किससे? केमिकल काइनेटिक से, रासायनिक बलगतिकी से। केवल ये फिजिबिलिटी बताएगा। समझ में आ गई? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो ये कि ये फिजिबिलिटी को बताता है, होने की संभावना को बताता है कि होगी कि नहीं। दूसरा, ये टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी या प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की बात कर लें तो ध्यान से देखो, थर्मोडायनेमिक है वो किसी सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, या यूं कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक जो स्टडी है वो हम सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम पर स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इट्स नॉट एप्लीकेबल on single molecule or atom, तो ये किसी एक अणु या परमाणु पर एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखो। थर्मोडायनेमिक्स में हम सिंगल एटम या मॉलिक्यूल नहीं लेते, हम ग्रुप लेते हैं। सब्सटेंस जो है, मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, एटम्स भी कह सकते हो, इनका जो ग्रुप है उस ग्रुप पर हम क्या करते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगली थर्मोडायनेमिक हम कहां लगा सकते हैं बेटा? तो इट्स एप्लीकेबल on the group of substance, अब इसमें हम लाइक मॉलिक्यूल, क्या क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, ठीक है, आयन हो सकते हैं, ETCs, और भी कई सारे सब्सटेंस हम ले सकते हैं। क्लियर? तो ये तो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि थर्मोडायनेमिक्स है वो किस किस चीज की हमें इंफॉर्मेशन देगी। थर्मोडायनेमिक्स में हम करते क्या है वो हमने पढ़ लिया है। तो ये चीजें बहुत काम की है, ध्यान रखना कि ये संभावना को व्यक्त करती है, होना या नहीं होना को बताएगी। टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी कि प्रोसेस है वो कितने टाइम में क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ये एप्लीकेबल नहीं होगा सिंगल मॉलिक्यूल या एटम पर। अकेले हम परमाणु या अणु पर अगर इसको लगाएं तो ये संभव नहीं है, ये लागू नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक स्टडी हम सिंगल मॉलिक्यूल या एटम, परमाणु के लिए नहीं करते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टडी हम किन के लिए करते हैं? ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ के एक समूह पर करते हैं।
यानी कि समूह का मतलब मॉलिक्यूल्स का समूह हो सकता है, एटम्स का समूह हो सकता है, आयंस का समूह हो सकता है, समूह किसी का भी हो सकता है पदार्थ में। उस पर हम क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टडी, ऊष्मा गति की अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं, शब्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगला जो हेडिंग है वो हम पढ़ने वाले बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण शब्द। तो यहां हम लिख सकते हैं महत्वपूर्ण शब्द या परिभाषाएं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण शब्द या यूं कह सकते हैं क्या, परिभाषाएं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण शब्द या परिभाषाएं, क्लियर। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है, ऊष्मा गति की जो है, उसमें कुछ शब्द है, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो हमें पहले समझनी होंगी। उसी के बाद हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में बढ़ेंगे। तो अब पहली जो डेफिनेशन है, पहला जो टर्म है, वो पहला टर्म कौन सा है, वो यहां मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या टर्म है, वो है सिस्टम। क्या है, सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम को हम हिंदी में कह सकते हैं क्या, निकाय या तंत्र। क्या कह सकते हैं बेटा, निकाय या तंत्र। तो निकाय या तंत्र क्या चीज है, तो सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि सिस्टम क्या है। देखो, सिस्टम क्या है, ये एक स्पेसिफिक पार्ट है, यानी कि एक विशेष भाग है, किसका, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, जहां पर हम थर्मोडायनेमिक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि ये कोई कमरा है, यहां पर ध्यान से देखो, वैसे समझाई देता हूं कि मान लो कि ये कोई कमरा है, ये एक रूम है, यूं मान के चलो आप, और इस रूम में हमने ये कोई ग्लास, ठीक है, वो हमने रखा है और इसके अंदर पानी भरा है, वाटर हमने भर रखा है, ये क्लियर। थर्मोडायनेमिक स्टडी हम कर रहे हैं वाटर में, यहां, ठीक है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक स्टडी हम जहां कर रहे हैं, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। यानी कि एनर्जी चेंज या ऊष्मा में चेंज जहां पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे हम पानी में, यहां पानी की एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है, तो हम एनर्जी चेंज कहां चेक कर रहे हैं, वाटर में। तो जहां थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। समझ गए। तो यहां ये तो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। तो सिस्टम वो पार्ट है किसका, यूनिवर्स का। अच्छा, इसको अगर हम हटा दें तो इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया क्या है, यूनिवर्स है। ये पूरा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको छोड़ या इसको इंक्लूड कर लें, देखो ये पूरा क्या है, यूनिवर्स है। जैसे ऐसे समझो, थोड़ा सा यहां पर मेरी तरफ आओ, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं एक सिस्टम हूं, बाकी पूरा जो एरिया है वो सराउंडिंग है, और मैं और पूरा एरिया मिलके यूनिवर्स हो गया, ब्रह्मांड हो गया। तो ब्रह्मांड में मैं एक पार्ट हूं, जहां थर्मोडायनेमिक क्या की जा रही है, स्टडी की जा रही है। तो ये सारा कुछ क्या है, यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स का ये जो ग्लास है, वो एक पार्ट है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी चेंज का स्टडी कर रहे हैं, यानी कि ऊर्जा परिवर्तनों का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, सिस्टम। समझ में आ गया। तो सिस्टम क्या है, यूनिवर्स का वो पार्ट जहां थर्मोडायनेमिक स्टडी हम करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स
were studied the thermodynamic चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर लिख लेते हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच, या वेयर एक ही बात, वी स्टडी द थर्मोडायनेमिक चेंजेस, ठीक है। जहां हम ऊष्मागतिकी परिवर्तनों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वो भाग जहां ऊष्मागतिकी परिवर्तनों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। सिंपल सी बात है, जिसे हम क्या कहते हैं, निकाय या तंत्र कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो कि हम क्लियर करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, हो गया। ओके, इसके बाद में हम अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम देखने वाले हैं, और वो क्या है, तो वो ध्यान से देखो, वो है सराउंडिंग। वो क्या है, सराउंडिंग। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आता है सराउंडिंग। अब ध्यान से देखो, सराउंडिंग क्या है। देखो, सिस्टम को अगर हम छोड़ दें तो यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट, शेष जो भाग बच गया, वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां सराउंडिंग पे चलते हैं। तो सराउंडिंग क्या है वो भी देखो। सराउंडिंग को हम कहते हैं परिवेश। तो परिवेश क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, यूनिवर्स का, ध्यान से देखो, यूनिवर्स का अगर हम सिस्टम वाला पार्ट हटा दें तो शेष जो पार्ट बच गया यूनिवर्स का, वही क्या होता है, सराउंडिंग होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रिमेनिंग part of the remaining part of universe except the system। सिस्टम के अलावा जो शेष भाग बच गया यूनिवर्स का, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का, ठीक है, तो शेष भाग जो बच गया ब्रह्मांड का, वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं वहां की बात करूं तो ये अगर मैं ग्लास को हटा लूं तो बाकी शेष भाग क्या बच गया, सराउंडिंग बच गया। और अगर इसको, शेष भाग को और ग्लास सिस्टम को मैं मिला दूं तो पूरा क्या बन गया, यूनिवर्स बन गया। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं यहां हूं तो अगर मेरे को हटा दिया जाए तो बाकी का पार्ट क्या है, सराउंडिंग है, जो मेरे अराउंड है, चारों ओर है। और अगर मैं और सराउंडिंग जो मेरे चारों ओर हैं उन सबको मिला दूं तो वो यूनिवर्स बन जाएगा। समझ गए। तो सिस्टम वो पार्ट था जहां थर्मोडायनेमिक स्टडी की जा रही थी, या थर्मोडायनेमिक जो चेंजेस थे उनका स्टडी हम कर रहे थे। सराउंडिंग क्या है, सिस्टम को हटा दें तो बाकी का जो पार्ट बच रहा है शेष, वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है। समझ में आ गई। इसके बाद में अगर हम लास्ट में बात करें तो तीसरा जो पॉइंट है वो आता है बाउंड्री। क्या आता है, बाउंड्री। बाउंड्री जिसे सीमा या परिसीमा कहते हैं। बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सीमा, या यूं कह सकते हैं परिसीमा। अब बाउंड्री क्या है तो वो भी देखो। एक बात बताओ, यहां पर अगर हम बात करें तो ग्लास को छोड़ दें तो ये तो क्या हो गया, सराउंडिंग। ग्लास क्या हो गया, सिस्टम।
तो यहां पर ध्यान से देखो, सिस्टम ये है, सराउंडिंग ये है, बाहर वाला पार्ट। इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो पार्ट है, क्या ये जो वॉल है, दीवार है, किसकी, ग्लास की दीवार, वो क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, तो द पार्ट दैट सेपरेट द पार्ट that separate the system and surrounding यानी कि सिस्टम बोले तो निकाय और सराउंडिंग बोले तो परिवेश। निकाय और परिवेश को जो सेपरेट करता है, पृथक करने वाला जो भाग है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसको मैं डायग्राम से भी आपको समझा देता हूं। डायग्राम से कैसे, जैसे ऐसे ध्यान से देखो, जैसे मान लो अभी अभी हमने ये बात की थी कि ये हम एक बॉक्स या रूम मान के चल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये क्या है, रूम, और इस रूम के अंदर हमने एक ग्लास रखा हुआ है, ये लो, ये ग्लास हमने रखा हुआ है, और इसके अंदर यहां वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर। हम थर्मोडायनेमिक चेंज कहां करेंगे, ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन कहां करेंगे, वाटर में। ये क्या है, वाटर, यहां हम लिख देते हैं क्या, H2O, वाटर है। तो हम जो भी थर्मोडायनेमिक चेंज देख रहे हैं वो कहां देख रहे हैं, वाटर। तो ये तो हो गया अपना क्या, सिस्टम। ये तो क्या हो गया अपना सिस्टम। कहा था यूनिवर्स का वो भाग, ब्रह्मांड का वो भाग जहां ऊष्मा गति के अध्ययन किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, सिस्टम। अच्छा, तो ये तो सिस्टम हो गया। अगर सिस्टम को हटा दें तो रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग कौन सा बचा, ये इसके चारों ओर, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है ये वाली वॉल, इसे हम कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं बेटा, बाउंड्री। तो ये है क्या, बाउंड्री है। तो तीनों जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो समझ में आ गई कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और बाउंड्री क्या है। ठीक है, तो ये जहां हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है, यानी कि ये वाटर। इसको अगर छोड़ दें तो बाकी का पार्ट जो बच गया वो क्या है, सराउंडिंग है, परिवेश है। और सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने वाली जो वॉल है या पार्ट है, दीवार है, वो क्या है, बाउंड्री है, परिसीमा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम चलते हैं कि जो सिस्टम है उसके टाइप्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम हम पढ़ने वाले आगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो तीन जो शब्द हैं वो आप ध्यान रखना कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और बाउंड्री क्या है। अब हम आगे स्टडी करते हैं इनके बारे में, डिटेल्स है। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम यानी कि निकाय के या तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में ध्यान से देखो, वेरियस टाइप के सिस्टम अपने पास, कई प्रकार के क्या है, निकाय है। कौन कौन से हैं, पहला हम जो देखने वाले हैं वो है ओपन सिस्टम। पहला कौन सा है, ओपन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, खुला निकाय। खुला निकाय। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है, तो देखो काम काम की बातें हम यहां बता देते हैं फटाफट से और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्या है, देखो ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग और जो सिस्टम है, सराउंडिंग और जो सिस्टम है उसके बिटवीन
एनर्जी का भी एक्सचेंज हो जाए और मास का भी क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, exchange of mass and energy between system and surrounding is possible. System and surrounding is possible. ठीक है, तो ऐसा सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। यानी कि जहां पर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, मास का मतलब द्रव्यमान, यानी किसका आदान प्रदान, द्रव्यमान, और एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है, या एनर्जी की जगह हम हीट भी लिख सकते हैं, तो हीट का भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, पर यहां हम एनर्जी लिखेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा का जो आदान प्रदान है किसके मध्य है, सिस्टम और सराउंडिंग, परिवेश और निकाय के मध्य, वो क्या होता है, संभव होता है, इज पॉसिबल, संभव होता है। ठीक है, तो अगर मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज अगर पॉसिबल है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे मैं डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि हमने ये कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने यहां कोई सब्सटेंस भर रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है, कोई सब्सटेंस भर रखा है। तो देखो ये ऊपर से क्या है, ओपन है, तो यहां से मास का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहां से मास एक्सचेंज हो सकता है, मास एक्सचेंज, तो यहां से मास एक्सचेंज हो रहा है। और यहीं से देखो एनर्जी भी क्या हो सकती है, एक्सचेंज, क्योंकि ओपन है, तो यहां से एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के सिस्टम के लिए मास एक्सचेंज हो रहा है तो मास में चेंज आएगा। जैसे मान लो, यूं मानो आपने एक ग्लास में पानी भर के रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद अगर खुला है, ऊपर से आपने उसको ढका नहीं है, खुला है, तो ध्यान से देखो वेपर फॉर्म में पानी कहां चला जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में चला गया। भाई सिस्टम तो कौन है, ग्लास, और सराउंडिंग बाकी रह गया वो, तो पानी वेपर फॉर्म में कहां चला गया, सराउंडिंग में चला गया। तो बताओ मास एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और साथ ही साथ ध्यान से देखो, अगर पानी गर्म है तो वो क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा धीरे धीरे। सही है, तो एनर्जी भी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो यहां पर ध्यान से देखो, मास एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब मास में जो चेंज है, चेंज इन मास डेल एम, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी कि मास में चेंज आएगा कोई ना कोई, क्योंकि मास क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो मास में चेंज आएगा, मास में चेंज जीरो नहीं हो सकता। और साथ ही यहां पर ध्यान से देखो, एनर्जी चेंज, ये भी जीरो नहीं हो सकता, एनर्जी में भी क्या आएगा, कोई ना कोई चेंज आने वाला है। तो ये दोनों पॉइंट हैं, वो ध्यान रखना है आपको। तो ओपन सिस्टम के लिए मास में चेंज जीरो नहीं होगा, एनर्जी में चेंज भी जीरो नहीं होने वाला। तो ये तो हो गया अपना ओपन सिस्टम, खुला निकाय, यानी कि एनर्जी और मास दोनों का क्या होना, एक्सचेंज होना अगर पॉसिबल है तो वो ओपन सिस्टम है। क्लियर, चलो इसके बाद में हम दूसरा जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम, बंद निकाय। कौन सा है, बंद निकाय है बेटा। अब ये क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, बंद निकाय क्या होता है, ध्यान से देखो। देखो ऐसे निकाय जिनमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बट एनर्जी का एक्सचेंज क्या है, पॉसिबल है। तो यहां हम लिख सकते हैं
एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग is possible but mass exchange is not possible. तो ध्यान से देखो, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, बट मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं आपको कैसे। तो यहां पर ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये फिर से कोई कंटेनर है, इसको हमने ऊपर से क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, और यहां पर ध्यान से देखो हमने क्या कर दिया है, कोई सबस्टांस यहां भर दिया है। अब यहां देखो, यहां तो एक तरफ बाउंड्री थी नहीं, यहां बाउंड्री है, बाउंड्री होने की वजह से यहां से मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो ये मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। बट ध्यान से देखो, इस बाउंड्री से एनर्जी का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। तो एनर्जी एक्सचेंज क्या होने वाला है, पॉसिबल। यानी कि यूं समझो, जैसे आपने घर में खाना बनाते हो तो क्या करते हो, स्टोव पर आप जो भी कंटेनर है उसको रखते हो, तो वहां पर ध्यान से देखो आप ऊपर से उसको क्या कर देते हो, क्लोज, ढक देते हो। तो ध्यान से देखो, बाहर वेपर फॉर्म में वाटर वगैरह तो आ नहीं पाता, तो मास तो एक्सचेंज नहीं हो रहा। वेपर बनती है, वो अंदर ही अंदर क्या होती है, घूमती रहती है, वाटर बाहर नहीं आ पाता क्योंकि आपने उसको ढक दिया, क्लोज कर दिया। बट ध्यान से देखो, एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है। आप स्टोव जला रखे हो, स्टोव पर आपने कंटेनर रख रखा है, तो कंटेनर में जो चीज है वो गर्म तो होती है, बॉयल तो होती है, पकती तो है। तो एनर्जी का तो एक्सचेंज हो गया, किससे, वॉल से। बट मास एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि आपने उसको क्या कर रखा है, ढक रखा है, तो मास चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, मास एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। और एक और गजब की बात, यहां जो ये वॉल है, बाउंड्री है, वो कैसी होती है, एडियाबेटिक नहीं, डायथर्मल वॉल होती है। कौन सी होती है, डायाथर्मल वॉल। तो ये वॉल कैसी है, डायाथर्मल वॉल। डायाथर्मल वॉल की खास बात क्या है, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल। यानी कि इस वॉल से एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। इसलिए ध्यान से देखो, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, बट यहां पर मास का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हम बातें क्या लिख सकते हैं कि मास में जो चेंज आ रहा है वो इस बार जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि मास ना तो बाहर गया ना अंदर आया, तो पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही, तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा। बट यहां एनर्जी में अगर हम चेंज की बात करें तो एनर्जी में चेंज आएगा और वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ या घट सकती है। समझ में आ गई। तो कितने टाइप के सिस्टम कंप्लीट हो गए, दो, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ये काम की बातें ध्यान रखना, ये काम की बातें। क्लोज सिस्टम के अंदर जो वॉल होती है वो कैसी होती है, डायथर्मल वॉल। यानी कि इस वॉल से एनर्जी का क्या हो सकता है, एक्सचेंज, एनर्जी आदान प्रदान हो सकती है। क्लियर। तो ये हो गए हैं दो टाइप के सिस्टम, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, तो ये दो कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरे टाइप का सिस्टम पढ़ते हैं। ध्यान से देखो,
तीसरे टाइप का है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा है? आइसोलेटेड। इनको मैं मिटाऊंगा नहीं, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो तीसरा जो सिस्टम है वो कौन सा है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को हम कहते हैं विलगित निकाय। क्या कहते हैं बेटा? विलगित निकाय। अब ये विलगित निकाय क्या है वो जरा समझो। देखो, ओपन में मास एनर्जी दोनों का चेंज हो रहा था, क्लोज में मास का चेंज नहीं हो रहा था, या मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा था, केवल किसका एक्सचेंज हो रहा था? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था। आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसमें मास एंड एनर्जी का जो एक्सचेंज है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कि वो पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? इज नॉट पॉसिबल। ये लो, बस काम खत्म। यानी कि यूं समझो कि ऐसे सिस्टम में सराउंडिंग, परिवेश और निकाय के बीच में ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ना ही मास, द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सकता है, यानी कि ना ही द्रव्यमान एक्सचेंज हो सकता है। यानी कि यूं समझो कि मास एक्सचेंज भी यहां क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। और एनर्जी एक्सचेंज भी यहां पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। ओ सॉरी, आइसोलेटेड सिस्टम। एडियाबैटिक नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम है वो कैसा हो गया बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। चलो, ये तो एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि मास में भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि मास में चेंज भी जीरो होगा, और एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो एनर्जी में चेंज भी क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ना तो मास एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। इसका मतलब मास में चेंज भी जीरो होगा। यहाँ का मास ना बढ़ेगा ना घटेगा, यहाँ की एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी। अब यहां आपको देखने पर यह लग रहा है कि देखो, ये और ये बात तो एक जैसी है। यहां मास चेंज नहीं हो रहा था, यहां एनर्जी चेंज हो रही है, बट यहां एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब फर्क है तो इस वॉल का, क्योंकि यहां वॉल थी वो डायाथर्मल वॉल थी, जहां से एनर्जी का क्या हो सकता है? एक्सचेंज। बट यहां जो वॉल होती है वो डायाथर्मल नहीं, एडियाबैटिक वॉल होती है। कौन सी होती है? एडियाबैटिक वॉल। कौन सी होती है? एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, जिसे हम रुद्धोष्म भी कह सकते हैं, रुद्धोष्म दीवार। तो ये जो वॉल होती है, बाउंड्री होती है, वो कैसी होती है? एडियाबैटिक होती है। और एडियाबैटिक वॉल की खास बात क्या है? एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। यहां इस वॉल से एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, जबकि यहां क्या था? एनर्जी का एक्सचेंज क्या था? पॉसिबल था। तो ये फर्क है आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम में। समझ में आ गई? तो दोनों में केवल वॉल का फर्क आता है। क्लोज ये भी होता है, क्लोज ये भी होता है। क्लियर है? तो ये हो गए हैं तीन। चौथा जो सिस्टम है वो हम चेक करने वाले हैं, वो है होमोजीनस सिस्टम। ठीक है, कौन सा है? होमोजीनस सिस्टम। समांगी निकाय कह सकते हैं उसे हम। फोर्थ नंबर, होमोजीनस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समांगी निकाय। समांगी निकाय। अब ये समांगी निकाय क्या है ये आप पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखो, ये आप पढ़ भी चुके हैं और इसको मैं आपको समझा भी देता हूं। अगर आपने सॉल्यूशन पढ़ा है तो सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है कि मिक्सर जो होता है, मिश्रण, वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।
तो समांगी मिश्रण कौन सा था? समांगी मिश्रण वो था जहां पर जो कंपोनेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्मली था, यानी कि एक समान रूप से वितरित होते हैं जो भी कंपोनेंट है, जो भी घटक है वो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे पानी में आपने नमक डाला, पानी में नमक डालने के बाद आप देखो नमक उसमें घुलता है और सभी जगह एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसलिए आप जब भी उसको टेस्ट करते हैं तो हर एक पार्ट में टेस्ट क्या आने वाला, उसका सेम सा टेस्ट आता है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। तो वो है होमोजीनस। ठीक है, तो सेम होमोजीनस सिस्टम क्या होता है? ऐसे सिस्टम जिनमें जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो एवरीवेयर, हर जगह पे। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? होमोजीनस सिस्टम कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं सिस्टम इन विच सिस्टम इन विच सिस्टम इन विच द कंपोनेंट the component the component uniformly distribute everywhere in system, एवरीवेयर इन सिस्टम। ठीक है, यानी कि हर जगह यूनिफॉर्मली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, एक समान। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरित होना। तो एक समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। एवरीवेयर मतलब हर जगह। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? होमोजेनस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सपोज दैट हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया है? वाटर लिया है और वाटर में हमने मिक्स कर दिया यहां पर H2O के साथ में प्लस NaCl। ठीक है, तो H2O और NaCl अगर हमने मिक्स कर दिया तो ये होमोजीनस क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होमोजीनस सिस्टम। चलो, और भी कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। और अदर एग्जांपल की बात करें तो वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल ले सकते हैं। और भी अगर हम बात करें तो H2O प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बनेंगे, ठीक है, ये सबस्टांस हम जब डालेंगे तो ये जो सिस्टम बनेंगे वो कौन से होंगे? होमोजेनस सिस्टम होंगे। कौन से होंगे? होमोजेनस सिस्टम। तो 4 टाइप के सिस्टम अपने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए। 5वें टाइप का जो सिस्टम है वो हम देखने वाले हैं हेटेरोजेनस सिस्टम। ठीक है, कौन सा? हेटेरोजेनस सिस्टम। अब हेटेरोजेनस सिस्टम क्या है? देखो, होमोजेनस में क्या था? समांगी जो निकाय थे उनमें क्या था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि एक समान रूप से क्या थे? वितरित थे। ठीक है, कंपोनेंट क्या थे? एक समान रूप से वितरित थे। हेटेरोजेनस में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक समान रूप से वितरित नहीं होगा। ठीक है, तो अगली बात ध्यान से देखो, कौन सा? पांचवा। पांचवा क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सर। हेटेरोजेनस मिक्सर नहीं, सॉरी, सिस्टम। मिक्सर कहां आ गए भाई बीच में? यानी कि विषमांगी निकाय। तो हेटेरोजेनस सिस्टम, विषमांगी निकाय। तो हेटेरोजेनस सिस्टम क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, इन विच द कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो सिस्टम इन विच system in which the component distributed
नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली एवरीवेयर, एवरीवेयर इन सिस्टम या इन दिस सिस्टम। तो ध्यान से देखो, नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि असमान क्या हो, वितरण हो, किनका, कंपोनेंट्स का, किसमें, सिस्टम में। तो वो क्या होते हैं, हेटेरोजेनस सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो जैसे मान लो आपने ये कोई कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में आपने क्या किया है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर रखा है, ठीक है, और साथ में यहां पर आपने मिट्टी के पार्टिकल भी डाल दिए, ये देखो। तो आपने क्या किया है, इस सिस्टम में जो सब्सटेंस भरा है उसके अंदर क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर हमने जो सिस्टम लिया है, यहां पर H2O प्लस, ठीक है, सैंड, मिट्टी ले रखी है, ठीक है। तो यहां पर H2O और सैंड ले रखी है आपने, मिट्टी ले रखी है, ठीक है, मिट्टी। तो मिट्टी और वाटर को आपने क्या किया है, मिक्स किया है। तो यहां पर ध्यान से देखो, देखो आप जब भी पानी में अगर मिट्टी डालोगे तो वहां पर क्या होगा, मिट्टी उसमें थोड़ी देर के लिए, जैसे आप उसको क्या करोगे, घोलोगे, तो थोड़ी देर के लिए घुल जाएगी, उसके बाद में मिट्टी के पार्टिकल कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे। तो यहां पर मिट्टी के पार्टिकल ज्यादा होंगे और ऊपर पानी में क्या रहेंगे, कम। तो यहां पर देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहां मिट्टी के पार्टिकल ज्यादा है, यहां मिट्टी के पार्टिकल कम है। ऐसे ही अगर हम यहां पर और भी एग्जांपल लें, तो H2O प्लस ऑयल, तेल जिसे आप कहते हो, तो पानी में आप तेल डालते हो तो तेल सरफेस पे आता है, अंदर नहीं रहता ज्यादा। तो ऊपर ऑयल का अमाउंट ज्यादा है, नीचे वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस सिस्टम कहते हैं। अब यहां पर एक और गजब की बात मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर मल्टी फेजेज होते हैं, ठीक है, यानी कि यहां एक से ज्यादा फेज हो सकती हैं। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये मिट्टी अलग फेज दिख रही है, वाटर अलग फेज दिखता है, जबकि यहां सिंगल फेज होते हैं। यहां लिख देंगे अभी इसकी खास बात, ओनली सिंगल फेज प्रेजेंट। तो ये काम की बात है, यहां क्या होती है, ओनली सिंगल फेज, सिंगल फेज, फेज मतलब अवस्था कह सकते हैं या स्टेट भी कह सकते हो। सिंगल फेज, ओनली सिंगल फेज इज प्रेजेंट, ठीक है। तो केवल एकल अवस्था होती है यहाँ पे। यहां पर आपने पानी में NaCl डाला तो आपको सारा लिक्विड दिखेगा, NaCl आपको दिखेगा नहीं अलग से कि ये NaCl का फेज नीचे सॉलिड बैठा है, ये पानी ऊपर। यहां ओनली सिंगल फेज दिखेगी, सारा वाटर वाटर दिखने वाला है। जबकि यहां मल्टी फेजेस सिस्टम होता है। ये क्या होता है, मल्टी फेज, मल्टी फेज सिस्टम। तो यहां पर क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, फेज अवस्था होती है, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं, दो दिख रही हैं तो डाइफेजिक, डाइफेजिक सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर मल्टी फेजेज होती है, बहुत सारी फेज हो सकती है, यहां पर ओनली सिंगल फेज होगा, एकल अवस्था होगी। यहां आपने इसको डिसोल्व किया, घोला, इसके बाद में आपको केवल एक ही फेज दिखेगी, जबकि यहां पर आपको सेपरेट फेज दिखने वाली है। यहां मिट्टी का अलग फेज दिखेगा, लिक्विड का अलग फेज दिखेगा। ऐसे ही ऑयल में ध्यान से देखो, ऊपर ऑयल अलग फेज दिखता है, नीचे वाटर का अलग फेज हो जाता है। तो यहाँ मल्टी फेज सिस्टम है, ये सिंगल फेज सिस्टम है। क्लियर। तो ये कितने हो गए, 5। और एक और देखने वाले हम लास्ट। ओके, लास्ट जो सिस्टम अपना वो है मैक्रोफेजिक सिस्टम या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होते हैं वो भी देख लो।
तो 6 नंबर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं वृहद निकाय। तो मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है वो क्या है, तो ध्यान से देखो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। ऐसे सिस्टम जिनमें थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में क्या हो, सबस्टांस हो। यानी कि जैसे हमें थर्मोडायनेमिक स्टडी कहीं करनी है, जैसे मान लो हमें एनर्जी चेंज का स्टडी करना है यहाँ वाटर में, तो वाटर में ध्यान से देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए तो हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते नहीं, तो उसके लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है वहां, तो फिर वो सिस्टम कैसा हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, द सिस्टम इन विच sufficient amount of substance is present to study या to thermodynamic study, to thermodynamics या डायनामिक स्टडी। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जिनके अंदर सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में क्या हो, पदार्थ हो, किसके लिए, थर्मोडायनेमिक जो अध्ययन है उनको करने के लिए, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। फिर अगली बात हम कर लें, तो जितने भी नेचर में जितने भी सिस्टम है वो सारी क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। क्यों, क्योंकि नेचर में जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक स्टडी हम कर रहे हैं, तो वो केवल उसी सिस्टम पे कर रहे हैं जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या है, सबस्टांस है। अगर सफिशिएंट है ही नहीं तो वहां थर्मोडायनेमिक स्टडी होगी नहीं। ठीक है, तो ऑल सिस्टम इन नेचर कैसे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ऑल सिस्टम इन नेचर is मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो प्रकृति में जितने भी निकाय हैं वो सारे कैसे हैं, वृहद निकाय। क्यों, क्योंकि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक, वो एक सफिशिएंट अमाउंट में सबस्टांस होगा तो ही करेंगे, और सफिशिएंट अमाउंट में सबस्टांस है तो फिर वो मैक्रोस्कोपिक क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ सिस्टम यहाँ हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए। फटाफट से आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट मार लें, फिर हम आगे बढ़ने वाले। चल, तो ध्यान से देखो बेटा, ये अपना यहां तक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो ध्यान से देखो, अब हमने सिस्टम के टाइप्स तो यहां तक क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, रिकॉल करा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया, किसके स्टडी करते हैं हम, एनर्जी जो चेंज हो रहा है, फिजिकल, भौतिक और केमिकल, रासायनिक जो भी परिवर्तन है उनके दौरान, उसका हम स्टडी करते हैं। साथ ही हम करते हैं वर्क, हीट और टेम्परेचर का और उसके इफेक्ट का, किस पर, एंट्रोपी, एंथैल्पी और एनर्जी पर, इन पर क्या इफेक्ट होता है उसका स्टडी हम करते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे, क्या कि जो थर्मोडायनेमिक है वो किसी प्रोसेस के होने या नहीं होने को समझाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिजिबिलिटी बताएगा। दूसरा, टाइम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ठीक है, तीसरा, ये सिंगल मॉलिक्यूल या एटम पर लागू नहीं होता है, यानी कि एक परमाणु या एक अणु के लिए हम थर्मोडायनेमिक स्टडी नहीं करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये बल्क में, ठीक है, या एक ग्रुप में, ठीक है, बल्क ऑफ, यूं कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ, समूह कह सकते हैं। क्लियर है, तो ग्रुप या बल्क ऑफ सबस्टांस, ठीक है, तो बल्क में ये काम करता है। ठीक, तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में हमने बात की थी क्या, इंपॉर्टेंट टर्म्स की, महत्वपूर्ण शब्द, परिभाषाओं की। उसमें सिस्टम था पहला। सिस्टम क्या था कि यूनिवर्स का वो भाग जहां थर्मोडायनेमिक स्टडी हम करते हैं, ऊष्मागतिकी अध्ययन जहां करते हैं। जैसे अगर मैं हूं
तो देखो जो भी है सब कुछ ब्रह्मांड है, उसमें अगर मैं खुद को देखूं और अगर यहाँ ऊष्मागतिकी अध्ययन अगर हम करें तो मैं एक सिस्टम हो जाऊंगा, ठीक है। तो ब्रह्मांड का वो भाग जहां ऊष्मागतिकी क्या किए जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं, क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। उसके अलावा अगर सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी जो भाग बच गया ब्रह्मांड का वो क्या होता है, परिवेश होता है। और सिस्टम और परिवेश, सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो बाउंड्री होती है। तो ये तीन हम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो पढ़ चुके थे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने पढ़ा था कि सिस्टम के प्रकार, तो सिस्टम के प्रकार में हमने ओपन सिस्टम पढ़ा, क्लोज पढ़ा है, आइसोलेटेड पढ़ा है, होमोजीनस पढ़ा है, हेट्रोजीनस पढ़ा है और लास्ट में मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पढ़ा है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की खास बात क्या थी, ये जितने भी सिस्टम है नेचर में वो सारे ही क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए हमें सबस्टांस की एक सफिशिएंट क्या होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए सबस्टांस का, तो ही हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर सकते हैं। और सफिशिएंट अमाउंट जहां भी होता है वो कौन से सिस्टम होते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं। तो ये सब हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया है, आप भी इसको ढंग से देखें, बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं, ये सब बेसिक बातें हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि मैंने वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे डेल एम डेल ई जो चेंजेस हो रहे हैं उन पर, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। फिर हम अगला जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे आगे, और आगे की बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही अपने जितने भी क्लासमेट हैं, ठीक है, उन सबको बताएं कि हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।